विद्या भारती संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11 के विषय भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और देखिए, कक्षा 11 में आने से पहले जो हमारा गणित का आधार है वह तो होना ही चाहिए। साथ में कुछ गणितीय ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको नए रूप से समझना है, नए बारे में उनके बारे में जानना है। ठीक है, तो मैं वैसे तो अध्याय का नाम है मापन एवं गणना। ठीक है, परंतु मैं इसे मापन एवं गणना से शुरू न करके मैं केवल आपको कुछ गणित के जो मूल नए जो प्रयोग हैं जो आपके आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको एक तो सदिशों के बारे में पढ़ना है, सदिश जिसे हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, वेक्टर क्या चीज होती है। दूसरा, अवकलन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, उनको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तीसरा है आपका समाकलन, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो देखिए, अब ये नए शायद सभी शब्द आपके लिए नए हैं, सभी हो सकता है आपको सुना हुआ हो, अपनी समाकलन के नाम सुने होंगे, पर हमारे को आगे जब भी जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, भौतिक विज्ञान जैसे विषय को आगे बढ़ाएंगे, हमारे को इन सब चीज़ों की हर अध्याय में जरूरत कम से कम पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं आपको केवल इन मूलभूत चीज़ों के बारे में समझा रहा हूँ कि हम ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले हम बात करते हैं अवकलन समाकलन की, और उसके पश्चात हम बात करेंगे सदिशों की। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन या अवकलन क्या होता है। देखिए, हमें किसी पूरे बड़े भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है। मान लो इस कमरे में हम पढ़ रहे हैं, उस कमरे का पूरे का क्षेत्रफल हमारे को ध्यान है, और उस कमरे में एक छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए जिसकी कोई विशिष्ट आकृति ना हो। वैसे टुकड़ा तो हम वर्गाकार लेकर जोड़ के बना सकते हैं, तो वर्ग का तो हमारे को क्षेत्रफल पता होता है, परंतु ऐसी आकृति जिसका क्षेत्रफल आपको नहीं पता हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा आकार हो, तो वो छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, वो वर्गाकार आयताकार भी हो सकता है, परंतु छोटे से छोटा टुकड़ा जिसको हम, चाहे वो टेढ़ा हो चाहे वो वर्गाकार है किसी आकृति का हो, तो उस क्षेत्रफल को, उस मान को ज्ञात करना, तो बड़ी चीज से छोटी चीज का पता करना जब हमें होता है तो हम उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, तो किसी दिए गए बड़े क्षेत्र से यदि छोटे भाग या क्षेत्र का मान प्राप्त करना हो, तो अवकलन प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, जैसे इसको आप और एक छोटे से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक गाड़ी है जिसने चलना शुरू किया है। अब चलना शुरू किया है, 1 सेकंड भी नहीं हुआ, 0 से 1 सेकंड के बीच में गाड़ी है, तो बहुत अल्प सा समय हो गया। इस अल्प समय में अगर आपको उसका विस्थापन निकालना हो, बहुत अल्प दूरी तय करेगा वो, तो ये सभी चीजें क्या होंगी, उसकी पूरे रास्ते का यातायात में जो पूरा समय लगेगा या कुल विस्थापन होगा उससे मतलब नहीं है। वो एक क्षण आपके पलक झपकाने के दौरान जो विस्थापन हो रहा है, जो समय निकल रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, छोटे से समय में छोटी सी जो दूरी तय की है उसकी बात करेंगे। तो जहां भी आपको बड़ी चीज के बारे में दिया हो और छोटी चीज के बारे में पता करना हो, तो हम क्या करते हैं, अवकलन प्रयोग में लाते हैं। और अवकलन का चिन्ह जो होता है,
अवकलन का प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जो होता है इसे d से भी लिख देते हैं और d/dx से भी लिख देते हैं, ठीक है। इसे f डैश से भी लिखते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी इसके प्रतीक चिन्ह हैं। अभी हम केवल इस पर ही बात करेंगे d/dx, ठीक है। तो अवकलन का अर्थ क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं कि किस तरह से इसको लिखा जाता है। जैसे मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर, आपको कोई फलन दिया है। अब फलन क्या चीज होती है? फलन वह समीकरण होती है जिसमें x का मान बदलने पर y के मान में परिवर्तन हो, मतलब दो चीजें एक साथ चलें, एक साथ कार्य करें, तो वो क्या कहलाती है? हमारी फलन कहलाती है। तो समीकरण में एक चर होता है, उस चर के आधार पर दूसरे चर का मान परिवर्तित होता है, तो उनके मानों में जो संबंध बनता है वो क्या कहलाएगा? आपका फलन कहलाता है। तो जैसे अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, इस फलन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें इस अक्ष पर हम x लेंगे और इस अक्ष पर हम क्या लेंगे? y लेंगे। x का मान यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। x की जगह में अगर यहाँ पर 1 रखूं, x बराबर 1 रखें तो y बराबर कितना आएगा? 1। x बराबर अगर 2 रखूं तो y बराबर कितना आएगा? 4। x बराबर मैं 3 रखूं तो y बराबर आएगा 9 और x बराबर मैं 4 रखूं तो y बराबर होगा 16, ठीक है। तो मैं अगर इसको y अक्ष पर चिह्नित करूं तो ये हो गया आपका 1, 2, 3 और यहाँ होगा कहीं पर 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ कहीं होगा 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ कहीं पर होगा 16। और जब आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखिए 1 पर 1, 0 पर 0, x की अगर हम x की जगह 0 रखें, y में क्या होगा? 0 होगा। x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 1, y की जगह 1, x की जगह 2 तो y की जगह 4, मतलब ये मान हमारे को प्राप्त होता है। x की जगह 3 तो y की जगह 9 और ये 16, ठीक है। 3 की जगह हम ये मान रखते हैं तो ये वाला मान मिलता है, 4 की जगह मान रखते हैं तो ये वाला मान मिलता है। और अगर हम सभी बिंदुओं को मिलाएं तो ये हमारा क्या बना? एक ग्राफ निर्मित होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि फलन वह समीकरण होती है जिससे हम ग्राफ बना सकते हैं, जिससे हम विभिन्न मानों को परिवर्तित करके y के विभिन्न मान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो चर मान यहाँ पर आप बदलते रहेंगे वही चर मान यहाँ उसी हिसाब से परिवर्तित होते रहेंगे और इनके मध्य हम क्या कर सकते हैं? एक ग्राफ खींच सकते हैं। तो जब हम अवकलन की बात करते हैं तो अवकलन इसे लिखा जाता है। अब देखो इसे लिखने का एक तरीका और होता है। इसे लिखने का तरीका होता है f(x) बराबर x²। चाहे आप y बराबर f लिख लो x², चाहे आप f(x) बराबर x² लिख लो, दोनों का एक ही है। जब हम अवकलन करते हैं तो इस तरफ हम लिखते हैं d/dx। ये तो हो गया चिन्ह इसका। अभी तुमने नियम नहीं पढ़े हैं, सूत्र नहीं पढ़े हैं कि इनका अवकलन किस प्रकार करते हैं, उनकी बात हम बात करेंगे। तो dy/dx ये जो होता है ये क्या कहलाता है? आपका अवकलन कहलाता है। ये जो पद है ये क्या कहलाएगा? अवकलन। तो हम बात करेंगे कि इसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन कर दो। तो अवकलन का अर्थ होता है कि उस पद का हम x के सापेक्ष, तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको ऐसे पढ़ा जाएगा y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो फलन किसमें है? देखो x में ही है, तो x के सापेक्ष करते हैं तो x² का ही अवकलन होता है। यहाँ तो ये चिन्ह लगता है बस। अवकलन वास्तव में इसका होना है, ये तो इसका चिन्ह को व्यक्त कर रहा है। और चिन्ह क्या बता रहा है आपको? कि हमें y के फलन का अवकलन करना है
और x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो y का x के सापेक्ष अवकलन, इसे पढ़ा इस तरह से जाएगा और इधर क्या होगा, इसका अवकलन होगा और वो होगा आपका 2x। अब ये 2x किस प्रकार होगा, तो देखिए इनके सूत्र हैं, उन सूत्रों के आधार पर हम इनका अवकलन करते हैं। कहने का अर्थ है, मैं आपको अभी इसका बेस समझा रहा हूं कि किस तरह से हम इसका अवकलन को लिखते हैं। हम dy बटा dx लिखते हैं तो उसे पढ़ते किस तरह से हैं कि y का x के सापेक्ष अवकलन, और जो अवकलन होगा वो x का ही होगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का ही अवकलन होगा। यह बात समझ में आ रही है सभी को। अब अगर इसका भी लिखते हम तो हम कैसे लिखते हैं, d/dx fx, मतलब फलन का अवकलन, fx का अवकलन करें, जैसे यहाँ y लिखा था वैसे ही यहाँ fx का अवकलन करें और यहाँ कितना हो जाएगा इसका अवकलन, y 2x। अब जब इसका अवकलन कर देंगे तो इसे हम f डैश x, तो f डैश x का भी मतलब क्या है, fx तो हो गया फलन और f डैश x क्या हो गया उसका फलन का अवकलन। तो चाहे आप अवकलन इस तरह से लिखें, चाहे आप इस तरह से लिखें, चाहे d/dx करके लिखें, सभी का अर्थ एक ही होता है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि क्या अवकलन की परिभाषा है, बड़े भाग से छोटे भाग का, छोटी सी मात्रा का मान अगर हमें प्राप्त करना हो, भाग से अर्थ नहीं है, कोई भी छोटी सी मात्रा हो, चाहे समय हो, दूरी हो, चाल हो, वेग हो, या कोई भी चीज में परिवर्तन हो रहा हो। अब यहाँ हमने ग्राफ बनाया तो x में अगर मैं यहाँ से बोल दूं 1 से और ये जस्ट यहाँ तक आने में, तो अब ये क्या चीज है, मैंने कोई अक्षीय है, बस अक्षों में परिवर्तन देख रहे हैं हम, तो हम अक्षों में परिवर्तन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यह है कि यदि बड़े क्षेत्र से छोटे भाग का मान प्राप्त करना हो तो आप हम क्या करते हैं, प्राप्त प्रयोग में लाते हैं और उसका प्रतीक चिन्ह ये होता है, ठीक है। और दो तरह से इसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अवकलन के सूत्रों की, किस तरह से हम अवकलन काम में लेते हैं, किस तरह से अवकलन के सूत्र प्रयोग में आते हैं। तो देखिए इसका प्रथम सूत्र है y बराबर x की पावर n, ठीक है। इसका हमें अवकलन करना है, मतलब x की पद में कोई भी घात आ जाए, किसी प्रकार की घात आ जाए तो उसका अवकलन क्या होता है, ये अवकलन के सूत्र पढ़ रहे हैं, अवकलन के सूत्र। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो dy बटा dx घात आगे आएगी, इससे घात कम हो जाएगी, यह है इसका अवकलन, ठीक है। अब इस पर कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी y बराबर x स्क्वायर की, तो देखो क्या लिखेंगे इसे, dy बटा dx, यह अवकलन हो गया y का x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर दो घात की जगह कितना दिया हुआ है, 2, और सूत्र क्या है 2, ये n आगे आ जाता है, एक घात कम हो जाती है, तो यहाँ क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, तो 2 में से एक घात कम हो जाएगी, तो dy बटा dx जो होगा वो कितना होगा 2, 2 में से क्या है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये dy बटा dx बराबर 2x। बात समझ आ रही है सभी को। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, y बराबर x की पावर 3/2, ठीक है। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dy बटा dx, घात आगे आ जाएगी और 3/2 में से एक घात कम हो जाएगी। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 3/2 x की घात, और जब इसको हल करेंगे तो 3 - 2/2 लघुत्तम में इसे सरल किया है, ठीक है। और इससे जो मान आएगा वह कितना होगा, dy बटा dx बराबर 3/2 x की घात 1/2। अब 1/2 को हम क्या लिखते हैं, रूट x का मतलब क्या होता है, x की घात 1/2 को इस तरह से लिखा जाता है। तो
मैंने इसे क्या लिख लिया, dy बटा dx 3/2 रूट x। यह है इसका अवकलन। एक अवकलन जो है वो बार बार काम आता है आपके, तो उसे आपको याद भी रखना है और उसे प्रयोग में मिलाना है। x की पावर 1/2। जब हम इसका अवकलन करने जाते हैं तो अवकलन होता है dy बटा dx। तो घात क्या होगी, आगे आ जाएगी और इससे घात क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। तो dy बटा dx बराबर 1/2। 1/2 में से -1 करेंगे हम तो माइनस का आधा बच जाएगा, और ये बट्टे में लाएंगे तो कितना होगा, dy बटा dx बराबर 1/2 और x की पावर 1/2। अभी हमने बात की थी कि 1/2 को हम क्या लिखते हैं, रूट x से लिखते हैं, तो ये 1/2 रूट x। तो अब से आपको याद भी रखना है कि चाहे इसे आप रूट x लिखो तो रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x। आपको ये याद भी रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा काम आता है। इस तरह से हम अवकलन जिसमें पद में घात हो उसके अवकलन कर सकते हैं। इसी क्रम को आगे हम कक्षाओं में पढ़ाएंगे।